Hello everyone. So now in today's session we will be going through the principles of management given by हेनरी फ्योल. मेरे और ख्याल देना, समझने की कोशिश कर. जहां तक हम लोगों के 12th के सिलेबस का सवाल है, 12th के सिलेबस में बट ऑब्वियस हम लोगों को दो अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट थिंकर्स की थ्योरी है. एक, but obvious we have to discuss all about the theory given by Henry Fayol, and another we have to discuss that is about the theory of F.W. Taylor. मेरा और ख्याल देना, हेनरी फ्योल as well as F.W. Taylor, ये दोनों भी जो मैनेजमेंट थिंकर है, ये दोनों भी मैनेजमेंट थिंकर्स का बट ऑब्वियस हम लोग डिटेल में अभी वन बाय वन स्टार्ट करेंगे. सो इसमें का ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट दैट इज ऑल अबाउट हेनरी फ्योल. ख्याल देना, इसके पहले का जो वीडियो था उस वीडियो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को हेनरी फ्योल का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं. बेसिक बातें जो हेनरी फ्योल के बारे में याद रखने जैसी है. पहली बात, हेनरी फ्योल इनका बर्थ 1841 में हुआ, डेथ 1925 में हुई. सेकंड थिंग दैट इज अबाउट हेनरी फ्योल, ये फ्रांस देश के नागरिक थे, इस वजह से इन्हें फ्रेंच कहा जाता था. एंड बट ऑब्वियस इनका क्वालिफिकेशन था माइनिंग इंजीनियर. बराबर. He started his career as a mining engineer in France, and then, but obvious, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रमोशन लिया एज अ चीफ इंजीनियर, एंड देन ही बिकम चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर माइनिंग कंपनी. बराबर. जब ये काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, काम करते करते बट ऑब्वियस इन्होंने बहुत सारे अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व किया. And after making a comfortable observation, he developed 14 principles of management. बराबर. ख्याल देना, जब इन्होंने चीजों को प्रॉपर तरीके से देखना स्टार्ट किया, so he come to know all about 14 principles of management. Now समझने की कोशिश करना, ये जो कुछ भी 14 principles of management है, but obvious ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहीं ना कहीं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बराबर. एंड हेनरी फ्योल इन्होंने ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं इन वन ऑफ द बुक, जिनका उनका जो बुक था उसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. बुक का नाम क्या रखा था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. क्लियर. सो नाउ आज ये जो वीडियो है, इस वीडियो में बेसिकली वी विल बी गोइंग थ्रू द 7 प्रिंसिपल्स. बराबर. आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग इसके कितने प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं? 7 प्रिंसिपल्स. बराबर. मैं सबसे पहले 7 के 7 प्रिंसिपल्स रिवाइज करता हूं. प्रॉपर तरीके से ख्याल देना, प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करना. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ discipline, principle of unity of command, principle of unity of direction, principle of subordination of individual interest to general interest, and principle of centralization. So this is what the 7 principles which we have to discuss today itself. बराबर. अब पहला प्रिंसिपल दिया हुआ है, and that principle is about division of work. देख बेटा, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक नियम है. भाई ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम है. सबके सब काम एक में मिक्स किए जाते क्या? नहीं. ऑर्गेनाइजेशन के काम अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, अब ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. लेट्स से आई विल कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ स्कूल. अब अगर तो मैं एक स्कूल का एग्जाम्पल लेता हूं, तो now try to understand. In school there is a principal, there is a vice principal, there is a supervisor,
there are teachers, okay, there are clerical staff, there are peons, okay. So now इतने सारे लोग हैं, बट सबका काम अलग अलग है. प्यून का काम अलग है, क्लरिकल का काम अलग है, टीचर्स का काम अलग है, प्रिंसिपल का काम अलग है. अरे भाई, बट ऑब्वियस स्कूल एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे हैव फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. बराबर. इन्होंने अपने काम को क्या कर लिया? डिवाइड. इन्होंने अपने काम को क्या कर लिया? डिवाइड. बराबर. अब मेरे और ख्याल देना, अब समझने की कोशिश करना कि भाई एग्जैक्टली डिवीजन ऑफ वर्क यानी क्या. बराबर. सो नाउ द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड. जहां तक हेनरी फ्योल का सवाल है, इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क देते समय ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज को 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया. कितने पार्ट में डिवाइड किया? 6. टेक्निकल एक्टिविटी को अलग किया, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अलग किया, कमर्शियल एक्टिविटीज को अलग किया, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज को अलग किया, अकाउंटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज को अलग किया, एंड मैनेजरियल एक्टिविटीज को भी अलग किया. बराबर. तो रीजन इज वेरी सिंपल. एक सीधा हिसाब है बेटा. एखादी कंपनी है, वहां पे क्लरिकल काम करने के लिए बट ऑब्वियस बीकॉम वाला ही लगेगा, अकाउंटिंग का काम करने के लिए बीकॉम वाला ही लगेगा. बराबर. अरे बीकॉम वाला रहेगा तो उसको पता है डेबिट किसको बोलते, क्रेडिट किसको बोलते. बराबर. वहां पे इंजीनियर को जॉब दे सकते क्या रे? इंजीनियर को लेके आ गए, बेचारे को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठा दिया, कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अरे अगर इंजीनियर को लेके आ गए और इंजीनियर को बोला वो तो अच्छा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बैठ, अबे डिवीजन ऑफ वर्क बराबर नहीं हुआ. बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट वो बेचारा इंजीनियर जो है उसको डीआर दिखेगा तो बोलेगा डॉक्टर है. अरे झंडूबाम डीआर यानी डेबिट होता, उसको बेचारे को सीआर दिखेगा तो बोलेगा कंपाउंडर है. अबे नहीं, सीआर यानी क्रेडिट होता. ये उसको समझ में आना चाहिए. एंड दैट इज द रीजन कहीं ना कहीं बट ऑब्वियस इट बिकम्स मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई डीआर सीआर तो बट ऑब्वियस वहां पे बीकॉम वाला ही बंदा होना चाहिए. बराबर. सो कहीं ना कहीं आप अगर कब ऑर्गेनाइजेशन में चीजों को डिवाइड करते हो तो इट विल हेल्प इन इंप्रूविंग द इफिशियंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द एम्प्लॉय. आप अगर कब डिवीजन ऑफ वर्क करते हो तो बट ऑब्वियस है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज है उन लोगों की इफिशियंसी बढ़ेगी. इफिशियंसी यानी काम करने की क्षमता, एज वेल एज एक्सपर्टाइजेशन आएगा. एक्सपर्टाइजेशन का मतलब होता है कि वो एखादा काम करने के लिए एक्सपर्ट बन जाएंगे. बराबर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब मेरे इधर ख्याल देना, अथॉरिटी का मतलब है अधिकार, एंड अनदर वर्ड इज देयर दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जवाबदारी. अब मेरे इधर ख्याल, अथॉरिटी यानी अधिकार एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जवाबदारी. बराबर. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा कहना समझने की कोशिश कर. अथॉरिटी यानी क्या? तो अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन. एखादा अगर कब निर्णय लेना है, एखादा डिसीजन अगर कब लेना है तो बट ऑब्वियस वो निर्णय लेने के लिए और डिसीजन लेने के लिए जो कुछ भी अधिकार होने चाहिए दैट इज ऑल अबाउट अथॉरिटी. बराबर. अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कब प्रॉपर तरीके से बात करोगे तो यू विल कम टू रियलाइज कि ऑर्गेनाइजेशंस में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों भी बातें एक साथ में आती है. बराबर. ऑर्गेनाइजेशंस में अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों बातें एक साथ में आती है. जहां कहीं पे भी अथॉरिटी है वहां पे बट ऑब्वियस रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. अरे बराबर. लेट्स से ये अगर कब सपोज अपना कंपनी का डायग्राम है, all of you are aware, top level, middle level and then lower level. Let's say एखादे मैनेजर को एखादा काम करने के लिए बोला गया, बट ऑब्वियस उसके पास में वो काम कंप्लीट करने की अथॉरिटी अगर कब है तो डेफिनेटली उसके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी. बराबर. बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल, मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटीज टू टेक द मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल. अगर कब उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना है तो बट ऑब्वियस इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर कि उसके पास में उसके अधिकार है
तो उसके पास में उसकी जवाबदारी भी होनी चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन याचा अर्थ है शिस्त। बट ऑब्वियस आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ वहां पे एक डिसिप्लिन है। क्या है? डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल एखादे कंपनी में गए, आप लोगों को पता होगा कंपनियों का काम है शिफ्ट में चलता है। फॉर एग्जाम्पल एखादे कंपनी का काम अगर कब शिफ्ट में चल रहा है, लेट्स से सुबह 8 बजे की अगर कब शिफ्ट है, तो बट ऑब्वियस 8 बजे का मतलब होता है 8 बजे वो लोग सुबह 8 बजे काम चालू करेंगे, मतलब करेंगे। डिसिप्लिन। कंपनी में आप लोगों ने देखा होगा वर्कर लोगों का ड्रेस नॉर्मली ब्लू कलर का रहता है, सब लोग यूनिफॉर्म वियर करेंगे, मतलब करेंगे, बराबर। रीजन इज वेरी सिंपल, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, बराबर। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एम्प्लॉय की जवाबदारी है कि ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी लॉ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन लॉ रूल्स रेगुलेशंस को सही ढंग से गवर्न किया जाना चाहिए, बराबर। बिकॉज गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ गुड लीडरशिप। अच्छा डिसिप्लिन तभी आएगा जब अच्छी लीडरशिप रहेगी, बराबर। सो बट ऑब्वियस देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्लियर? देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ व्हाट इज दिस यूनिटी ऑफ कमांड? ख्याल देना, यूनिटी ऑफ कमांड इसका मतलब बराबर समझ, ऑर्गेनाइजेशन में बॉस हमेशा एक रहेगा, बराबर। और बॉस जो रहेगा वो अलग अलग लोगों को ऑर्डर्स देगा। लेट्स से ये बॉस हो गया, ये सब सबऑर्डिनेट हो गए। कौन हो गए रे? सबऑर्डिनेट। ये करेक्ट है, बराबर। बॉस कितना? एक, और सबऑर्डिनेट बहुत सारे। एक बॉस बहुत सारे लोगों को ऑर्डर्स दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, यस पॉसिबल है। अरे बट फॉर एग्जाम्पल एखादा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जहां पे 2 बॉस है, ये 2 बॉस हो गए और ये 4 सबऑर्डिनेट हो गए। अबे कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाता, देखिए। कौन किसको ऑर्डर दे रहा और कौन क्या कर रहा, ये समझ में आएगा क्या? नहीं। अरे बराबर, ये वाला बॉस भी ऑर्डर दे रहा है, ये वाला बॉस भी ऑर्डर दे रहा है, एक ही सबऑर्डिनेट को। अब एक आदमी 2 लोगों के काम प्रॉपर तरीके से कर पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए कहा जाता है देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का अर्थ है आज्ञा। अरे बराबर, कमांड का मतलब क्या होता है? आज्ञा, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। तो बट ऑब्वियस कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपेरियर। सिर्फ और सिर्फ एक सुपेरियर से आपको ऑर्डर मिलनी चाहिए, बराबर। देन 5th नंबर का है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, बराबर। ऑर्गेनाइजेशन में बट ऑब्वियस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। बॉस एक ही होना चाहिए, बट इस बॉस के पास में एक ही प्लान होना चाहिए। अगर तो बॉस खुद कंफ्यूज होगा, वो बहुत सारे अलग अलग प्लान लेके आ जाएगा, ऐसा करते वैसा करते वैसा करते, हमें चलेगा नहीं, बराबर। बॉस एक ही चाहिए, ठीक है। और वो बॉस में इतना दम चाहिए कि उसकी बात सभी लोगों ने सुनना चाहिए, बराबर। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, बराबर। इसका बेस्ट एग्जांपल तो मैं बताता हूं, दैट इज अ क्रिकेट टीम। अरे बराबर, अब अगर अपने गली वाली क्रिकेट टीम नहीं, घर के सामने जो क्रिकेट खेलते हैं दैट इज बराबर इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं। लेट्स से हु इज द कैप्टन? विराट कोहली। विराट कोहली ने बोल दिया ये बैटिंग के लिए जाएगा तो वही जाएगा। विराट कोहली ने बोल दिया कि नहीं यार देखो यहां पे फील्ड करना है, ओके वो वहां पे करेगा, ठीक है। विराट कोहली ने बोला नहीं यार बॉलिंग चेंज होंगी तो बॉलिंग चेंज ही होगी, बराबर। बिकॉज रीजन इज वेरी सिंपल, एक बॉस है और उसका एक ही प्लान है, ठीक है। अगर कब सपोज 2-4 लोग बॉस बन जाएंगे टीम में तो बट ऑब्वियस वो गली क्रिकेट हो जाएगी।
अरे आया समझ में, गली क्रिकेट में देखा होगा कभी कभार तो मतलब मैच ही पूरी नहीं होती, कंप्लीट ही नहीं होती, ठीक है, जिसकी बैट होंगी वो बीच में चल बोलता मैं घर पे जा रहा, बराबर, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। दैट इज द रीजन देयर मस्ट बी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, नाम बहुत बड़ा दिख रहा है बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति का इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी लोगों का फायदा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन जब भी काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन ये सोच समझ के काम करती है कि भाई एक व्यक्ति का फायदा नहीं, ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों का काम बराबर होना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, बराबर। कहने का तात्पर्य कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे हो तो बट ऑब्वियस सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, सभी लोगों का फायदा इंपॉर्टेंट है, कंपनी का फायदा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि नहीं यार मेरा एक आधे व्यक्ति का फायदा होने वाला है, एक आधे व्यक्ति के फायदे के लिए गलत डिसीजन लो, सॉरी इट इज नॉट परमिटेड, बराबर। ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होना चाहिए, सभी लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, दैट मस्ट बी टेकन केयर। ओके, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब ये सेंट्रलाइजेशन क्या है तुम बराबर समझ लेना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में पावर किसके पास में। अगर अब सपोज छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल स्केल, अब स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बराबर समझना, पावर जो होती है दैट इज विथ वन पर्सन, बराबर। एक ही आदमी वहां पे बॉस रहेगा, वही सब प्रकार के डिसीजन लेगा, बराबर। नॉर्मली कोणत्या ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही व्यक्ति बॉस है और वही डिसीजन लेगा, इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। बट अगर कब सपोज एखादी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, बराबर, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि एक व्यक्ति सभी प्रकार के डिसीजन नहीं ले सकता, बराबर। फिर यहां पे कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशंस की पावर है उनको डिसेंट्रलाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? डिसेंट्रलाइज। ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द 7 प्रिंसिपल्स ऑफ management given by Henry Fayol. Okay, so but obvious in next video we will be discussing remaining 7 principles.